बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला अभी तक जनता के हाथ में है। लेकिन महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पहले ही तय कर दिया है। एक घोषित मुकेश, एक अघोषित मुस्लिम। कौन है बिहार का अगला मुस्लिम डिप्टी सीएम, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं यश रावत। मुस्लिम यादव समीकरण में वीआईपी की घुसपैठ हुई तो एम फॉर मुकेश को महागठबंधन का डिप्टी सीएम घोषित करना ही पड़ा। लेकिन जब एम फॉर मुस्लिम ने सवाल किया कि भाई हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए एमवाई में है क्या, तो तेजस्वी ने कहा कि बोला कि नहीं नहीं, आप तो माई बाप सरकार हो, डिप्टी सीएम एक नहीं अधिक होंगे। एक डिप्टी एम से मुकेश होगा, दूसरा डिप्टी एम से मुसलमान होगा। कौन सा मुस्लिम होगा उसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मंच पर जब तेजस्वी मुस्लिम सीएम की बात कर रहे थे तो वहां बैठे नेताओं के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो कौन मुस्लिम कैंडिडेट है जो आरजेडी की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। अरे वही जिसको लालू यादव ने सबसे पहले घर बुलाकर टिकट दिया था, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओसामा को भी उप मुख्यमंत्री बनाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जब चुनाव के बाद एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई तो किसी ने ओसामा से इनकार भी नहीं किया। लालू के जंगल राज का वह दौर, सीवान का नाम सुनते ही बिहार के लोग सिहर उठते थे, क्योंकि वहां राज करता था शहाबुद्दीन, आरजेडी का वो चेहरा जिसने अपराध और राजनीति को एक कर दिया था। चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर मारने की कहानी से भला कौन अपरिचित है। चंद्रशेखर हत्याकांड से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने तक शहाबुद्दीन हर उस सीमा को लांघ गया जो कानून ने बनाई थी। शहाबुद्दीन सरकार को नहीं मानता था, वो खुद सरकार था। लालू यादव के पोषण में वह जिस चीज पर हाथ रख दे उसे उसका मान लिया जाता था। जेल में रहते हुए चुनाव जीतना, अदालतों को खुली चुनौती देना और लालू यादव के मंच से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाना, ये सब बिहार की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया था। उस दौर में बिहार के लोग कहते थे सीवान में प्रशासन नहीं चलता, शहाबुद्दीन चलता है। अब शहाबुद्दीन नहीं रहा, लेकिन उसकी विरासत जिंदा है उसके बेटे ओसामा साहब के रूप में। आरजेडी की रैलियों में अब अक्सर दिखता है एक मुस्कुराता नौजवान जो अपराध की विरासत लेकर चलता है और खुद भी कई केसों में आरोपी है। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर कैमरे के फ्लैश के सामने वही है ओसामा। उसे पार्टी का टिकट मिलता है और आरजेडी के अंदर एक सॉफ्ट प्रोजेक्शन शुरू होता है शहाबुद्दीन की विरासत की, अब वही संभालेगा। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ सियासत है या आरजेडी फिर से अपने पुराने मुस्लिम यादव फॉर्मूले को रिवाइव कर रही है? याद कीजिए, यही फॉर्मूला 1990 के दशक में आरजेडी की रीढ़ था। एक और यादवों का ठोस वोट बैंक, दूसरी ओर मुसलमानों का भरोसा और बीच में ये लालू यादव के थिएट्रिक्स। आज वही समीकरण तेजस्वी के युग में फिर से जिंदा किया जा रहा है, बस चेहरों में फर्क है। लालू की जगह तेजस्वी और सिवान के माफिया की जगह उसका बेटा। अगर ओसामा राजनीति का स्ट्रीट फेस है तो डॉक्टर अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी का पॉलिटिकल मास्क है। सिद्दीकी आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक, लालू यादव के सबसे भरोसेमंद मुस्लिम चेहरों में शामिल है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार विधानसभा के स्पीकर से लेकर वित्त मंत्री तक का कार्यभार संभाला है। तेजस्वी यादव के बाद पार्टी के भीतर सिद्दीकी को मुस्लिम नेतृत्व का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता है। ऐसे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक सीनियर नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन सिद्दीकी की कट्टरपंथी कहानियों का भी कोई अंत नहीं है। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम से भी बात करते हुए आरजेडी के ही एक पुराने कार्यकर्ता ने बताया कि कैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी के इलाके में सरस्वती पूजा भी नहीं हो पाती थी। कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने गृह क्षेत्र में सरस्वती मूर्ति लाठी चलाती है और उस लाठी सरस्वती मूर्ति को घेरने के लिए 5 थाना आता है। चाचा मर गया, भतीजा हार गया, और जिन्होंने कहा कि यह देश रहने लायक नहीं है, हम अपने बेटा को कहेंगे कि राजनीति में मत आओ। जिन्होंने कहा कि यह देश रहने लायक नहीं है, जिन्होंने अपने परिवार को, दूसरी जात को छोड़िए, अपने जात में भी नेता पैदा नहीं होने दिया, अपने वंश में नेता पैदा नहीं होने दिया, ऐसे अब्दुल बारी सिद्दीकी के पंचायत में सरस्वती मूर्ति को भसाने के लिए 5 थाना आता था। अब जिस दिन से चाचा मर गया, भतीजा हार गया, एक भी पुलिस नहीं आता है, स्वतंत्र हो गया। जिस इजराहटा में सरस्वती मूर्ति को तलवार से काट दिया था, वहाँ अब कोई नहीं आता है। सब हिंदू मुस्लिम अपना सहमति से मूर्ति भसाता है, सनातन धर्म का रक्षा करता है। आरजेडी के अंदर अब साफ दिखता है
तेजस्वी राजनीतिक चेहरा है, पर सिद्दीकी MY के उस इम्बैलेंस का प्रतीक है जिससे मुस्लिम वोट बैंक पार्टी के साथ बना रहे। अगर महागठबंधन या इंडिया अलायंस दोबारा सत्ता में आया तो सिद्दीकी को डिप्टी CM बनाकर RJD ये संदेश देना चाहेगी कि बिहार की मुस्लिम राजनीति फिर उसी ढर्रे पर लौट रही है जहां सत्ता और सेक्युलरिज्म का अर्थ एक ही था, वोट बैंक। और नहीं तो ओसामा साहब तो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए सदैव RJD के पास है। इन दोनों में से कोई भी डिप्टी CM बने, इनके शासन में बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति इनकी क्या नीति होगी ये बताने की मुझे कोई आवश्यकता या समझ नहीं आती, आप खुद ही समझदार हैं। अब बात करते हैं सीमांचल की। पहले सिर्फ भौगोलिक शब्द था, आज ये राजनीतिक समीकरण का केंद्र बन चुका है। कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये 4 जिले मिलकर बनाते हैं बिहार का सबसे संवेदनशील बेल्ट। ये इलाका सीधे बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से जुड़ा है, जहां नदियां प्राकृतिक सीमा बनती हैं पर रोक नहीं पाती। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में मुस्लिम संख्या 68%, अररिया में 45%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में लगभग 38% है। यानी ये इलाका डेमोग्राफिक बैलेंसिंग पॉइंट बन चुका है। यही कारण है कि सीमांचल की राजनीति का असर अब पटना की कुर्सी तक पहुंचता है। RJD और कांग्रेस दोनों जानते हैं सीमांचल बिना जीते बिहार जीतना मुश्किल है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए सीमांचल इलीगल इमिग्रेशन का नया पड़ाव बन चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 दशक में अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों की बस्तियां तेजी से बढ़ी है। कई लोगों के पास झारखंड या बिहार के आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि वोटर ID तक भी हैं। BSF के अधिकारियों ने भी कई बार चेतावनी दी है कि सीमांचल का इलाका पोरस है, जहां नदी के पार जाने के लिए बस एक नाव चाहिए और सीमा खत्म। यानी अब ये सिर्फ मानवीय समस्या नहीं है, ये एक डेमोग्राफिक चेंज वाली प्रॉब्लम बन चुकी है। और जब डेमोग्राफी बदलती है तो राजनीति अपने आप बदल जाती है। RJD और AIMIM जैसे पार्टियां इन इलाकों में मुसलमानों के नाम पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही हैं। AIMIM ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। बाद में उनमें से कई विधायक RJD में शामिल हो गए, लेकिन ये जीत दिखाती है कि सीमांचल का मुस्लिम वोट अब पहले जैसा एक दिशा में नहीं जाता। ओवैसी की पार्टी लगातार RJD के मुस्लिम वोट के लिए चिंता बन रही थी, इसलिए पार्टी ने तुरंत अपने मुस्लिम चेहरों को प्रमोट किया। एक और सिद्दीकी, दूसरी ओर ओसामा। इसी बढ़ते कद के कारण सिद्दीकी आज इतने प्रभावशाली हैं कि वे खुलेआम तेजस्वी पर सवाल उठा सकते हैं और फिर भी पार्टी से बाहर नहीं किए जाते। या फिर सिद्दीकी को तेजस्वी पर सवाल उठाने दिया जाता है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को RJD में एक मसीहा दिखता रहे। और जो वोट बैंक अब्दुल से नहीं माना उसके लिए ओसामा है। एक M समीकरण के लिए 2 M है RJD के पास, दोनों में से कोई एक होगा बिहार का अगला नंबर 2 अगर कल्पना के तौर पे बिहार में महागठबंधन सरकार बनती है तो दोस्तों अगर ये दोनों सत्ता में काबिज हुए तो शायद हमें ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि कहीं सीमांचल अगला मालदा या मुर्शिदाबाद तो नहीं बन जाएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो वहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। पहले थोड़ी सी घुसपैठ, फिर वोट बैंक की राजनीति और अंत में डेमोग्राफिक चेंज। 1951 में मालदा में हिंदू आबादी 65% थी, आज घटकर करीब 28% रह गई है। मुर्शिदाबाद में यही हाल है, जहाँ अब सांस्कृतिक पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। बिहार का सीमांचल उसी रास्ते पर अग्रसर है। सांस्कृतिक रूप से बंगाल जैसा ड्रिफ्ट पहले से दिखने लगा है। मदरसों की संख्या में वृद्धि, स्थानीय भाषाओं पर बांग्ला का प्रभाव और प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी। अगर ये रुझान जारी रहा ऐसे ही तो सीमांचल सिर्फ बिहार की समस्या नहीं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी बन सकता है। अब कल्पना कीजिए अगर बिहार का डिप्टी CM बने शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा या फिर सीमांचल के मुसलमान चेहरों में से एक अब्दुल बारी सिद्दीकी। इसका पहला परिणाम होगा सीमांचल के वोटों का और अधिक ध्रुवीकरण, दूसरा घुसपैठ और सॉफ्ट इमिग्रेशन पर राजनीतिक चुप्पी, और तीसरा बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में वही पुराना समीकरण जहां कानून और समुदाय के लिए अलग अलग तराजू होते हैं। यानी बिहार फिर उसी दौर में लौट सकता है जहां शासन से ज्यादा जाति और मजहब का असर चलता था, जिसे लोग जंगल राज कहते थे। तो दोस्तों बिहार की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, ये डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। हर साल सीमांचल में हजारों नए नाम वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये बिहार के नागरिक हैं या किसी और देश के। अगर इस पर कोई राजनीतिक दल सिर्फ वोट के लिए आंखें मूंद ले तो यहाँ न सिर्फ बिहार के साथ
बल्कि भारत के साथ बहुत बड़ा अपराध है। बिहार को आज सोचना होगा, क्या हम एक और मालदा या मुर्शिदाबाद बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि शहाबुद्दीन का बेटा अपने अब्बा हुजूर की राजनीति को आगे बढ़ाने का ही वादा कर रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की राजनीति भी आप समझ रहे हैं। तो बिहार में महागठबंधन का अघोषित डिप्टी सीएम क्या ओसामा है? इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।